दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे विक्की की कहानी, स्टोरी ऑफ विक्की। ये है एक विक्की, तो ये एस्पिरेंट है एक। ये जाता है एग्ज़ाम देने, यूपीएससी प्रीलिम्स देने। इसे नहीं पता कि पढ़ना क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट में भी कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स में यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये नहीं पता है विक्की को। तो विक्की जाता है एग्ज़ाम देने, पेपर देखता है और फिर समझ जाता है कि इस साल तो नहीं होने वाला है। फिर रोता है, साला ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। और ऐसा एस्पिरेंट आपको नहीं बनना है, आपको बनना है इसके जैसा, जो डांस करते करते निकल आए एग्ज़ाम से कि हुस्न तेरा तौबा तौबा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, प्रीलिम्स मेंस दोनों। ठीक है, तो ये बनने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, ज़ीरो से हीरो बनने तक, तो उसी में मैं आपकी मदद करने आया हूँ आज। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखेंगे पहले ट्रेंड्स कि कितने प्रश्न हिस्ट्री से लगभग पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। फिर देखेंगे कि उसको कवर कैसे किया जाए, कि सोर्सेज क्या है। अभी बहुत कुछ बोलेंगे लोग कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा देंगी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फाइन। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये तो प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या कुछ और अलग से पढ़ना है, और ये जो सोर्सेज है, सो ये सोर्सेज हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो ये है 2024 यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 12 क्वेश्चंस इन 2024, और 12 में से ये पूरे हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री प्लस कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं सब मिला के 12 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 4 एंशिएंट से आए थे, 4 मीडिएवल से और 4 मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो हमारा फोकस आज है मॉडर्न हिस्ट्री। सो 4 ही क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और अगर हम इसे 2023 में देखें तो देखेंगे कि 13 क्वेश्चंस, ठीक है, 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद आप अगर ऐसे देखेंगे तो अगर हम 5 सालों का देखें सिर्फ, क्योंकि ये तो मैंने 2013 से लिया है, पर अगर 5 सालों का भी देखें ऐसे, तो देखिए 20 क्वेश्चन, फिर 21 क्वेश्चन, फिर 16 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर लगभग हम देखें तो एवरेज अराउंड 17 क्वेश्चंस 2013 से 2024 तक पूछे जा रहे हैं पूरी हिस्ट्री में। सो आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो एक बात तो ये हम समझ गए हैं कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, 17 क्वेश्चंस, उनमें से भी लगभग 1/3 क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने समझा ट्रेंड, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के लोग डराते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है, ये पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, ऐसी किताबें चाहिए, हिस्टोरियंस ने जो लिखा है वो पढ़ो। बट वी विल सी दिस क्वेश्चन, और हम ये समझेंगे कि ऐसा जो एक हवा फैला है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो नहीं करना है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है, कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं है अब तक, कॉर्नवालिस कौन है हमें नहीं पता है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के बारे में बताया गया, स्टेटमेंट्स दिए गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, अंडर द rightwary settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities। तो ये बोला गया है कि अगर rightwary settlement जो है वो, तो उसमें इसके अंडर क्या होता है कि अगर बैड हार्वेस्ट हुआ, जैसे बारिश नहीं आई या फसल ख़राब हो गई, कुछ भी हुआ, तो एग्जेम्प्ट किया जाता था पीजेंट्स को कि आप अगर रेवेन्यू ना भी दे तो ठीक है। ठीक है, तो अगर इस बात को हम देखें तो लेट्स थिंक अबाउट द फिल्म लगान। लगान जो फिल्म थी, घनन घनन, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, वो क्रिकेट खेलते ही क्यों है, क्योंकि उनको लगान नहीं देना है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो फसल खराब हुए, तो इसलिए उनको नहीं देना था लगान, तो इसलिए उन्होंने क्रिकेट खेला। राइट। तो अगर उस लॉजिक को हम यहाँ पे लगाए तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि बिकॉज ब्रिटिश इतने अच्छे थे, दे वेर सो सैड अबाउट द फैक्ट कि द इंडियन पीजेंट्स वेयर अंडर डिस्ट्रेस, इसलिए हम रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स लॉजिक कहता है कि नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत है। तो ये क्वेश्चन, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वो कट गया। राइट। सो 1 ओनली नहीं हो सकता है आंसर, और बोथ भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 है ही नहीं आंसर।
ठीक है, तो ये दोनों कट गए ए और सी। अभी हमारे पास है दो ऑप्शंस बी और डी। तो सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, इन बंगाल इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। तो कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था उसमें अगर ज़मींदार जो रेवेन्यू उसको स्टेट को देने होते हैं, ब्रिटिश को देने होते हैं, अगर वो नहीं दे पाया फिक्स डेट के समय, जो एक फिक्स डेट होती है, तब तक अगर नहीं दे पाया तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब हम सोचते हैं अबाउट अ प्राइवेट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, पर हम उसको नहीं सोचते, हम सोचते हैं अबाउट प्राइवेट कंपनीज आज के टाइम पे इंडिया में, ठीक है। तो अगर कोई अपना काम नहीं करता है, कोई एम्प्लॉय ठीक से अपना काम नहीं करता है, इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको निकाल दिया जाएगा, राइट। एफिशिएंट नहीं है तो क्यों उसको रखेंगे, उसको निकाल देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो थी एक प्राइवेट कंपनी। तो अब आप देखिए कि अगर ज़मींदार पैसा कलेक्ट करके नहीं दे पा रहा है ब्रिटिश को, तो क्या उसको रखेगा कोई? नहीं, उसको तो निकाल देगा, बोलेगा तुम किसी काम के नहीं हो, नया ज़मींदार लाओ। तो यही होने वाला है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी करेक्ट कि अगर समय पे नहीं दे पाया कलेक्ट करके रेवेन्यू, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी ज़मींदारी चली जाएगी। तो ये बी जो है ये होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? हमने लॉजिक यूज़ किया, हमने कॉमन सेंस यूज़ किया, हमने पढ़ाई कुछ भी नहीं की। कॉर्नवालिस कौन है हमें नहीं पता, परमानेंट सेटलमेंट क्या है हमको नहीं पता, राइट वाली सिस्टम क्या है हमको नहीं पता, राइट। तो और हमने ओनली यूजिंग कॉमन सेंस हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर हम सोचे कि कोई आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, वहाँ से आया था, इसके लिए आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेगी एंड ऑल दैट, तो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू मेक सम सेंस? नो, क्योंकि आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, तो आप हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। यू हैव टू स्टिक टू 1 और 2 बुक्स, राइट। तो हम जाते हैं सोर्सेज कि कौन से किताबें आपको पढ़नी है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहला जो मैं सोर्स बताऊंगा आपको वो है तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है 12th क्लास की हिस्ट्री, ऐसी दिखती है वो, दिस इज़ द कवर ऑफ दैट बुक। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मार्केट में चलता है, पर आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर ऑल ऑफ दैट ओल्ड न्यू की ये सब के चक्कर में मत जाइए। एक एनसीईआरटी उठाइए, ये तमिलनाडु बोर्ड वाली। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट पर्सनैलिटीज़, अबाउट सम इवेंट्स, तो वो सब इसमें बहुत अच्छी तरह से मैंशनड है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। आई ऑल्सो टेल यू अ सेकेंड सोर्स जो है ये स्पेक्ट्रम, ये बुक आपको लेनी चाहिए, ठीक है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ ऑल दिस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सोर्सेज बता के भी चल दूंगा। आई ऑल्सो टेल यू कि कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 किताबें, ठीक है, एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, सॉरी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की जो बुक आती है हिस्ट्री की वो, और ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये 2 किताबें हैं। तो अब इन सोर्सेज को यूज़ कैसे करेंगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें तो खरीद ली, पढ़नी कैसे है? तो पहले जो पहला स्टेप है, और ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अगर आप अभी 2024 में देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप 2025 में जनवरी के बाद अगर देख रहे हैं, जब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, तब आपको क्या करना है? अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप क्या करेंगे? पहले आप तमिलनाडु की जो बोर्ड की जो बुक है उसको आप पहले पढ़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे, छोटी सी किताब है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस बुक, ठीक है। तो इस बुक को आप जब पढ़ेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ऑलमोस्ट सारा आपका कवर हो चुका है इसमें। फिर आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं है कि आप ये ट्राई करें कि सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, वो नहीं करना है आपको। आपको अपना जो आपने नॉलेज गेन किया है इस बुक को पढ़ के, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़ के, उसके बाद भी कुछ गैप्स रह जाएंगे, तो आपको उसको फिल करना है। वो कैसे फिल करना है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से फिल करना है। आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन के बारे में आप देखेंगे या तो आपको आता है वो, या तो नहीं आता है, 2 ही ऑप्शन है, राइट। और आप उस पर गेस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जैसे परमानेंट सेटलमेंट का हमने क्वेश्चन देखा, तो आपने या तो वो पढ़ा होगा तमिलनाडु बोर्ड में, और आपको ये चमकेगा कि अरे हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। या तो ऐसा होगा कि शायद आपने ऐसा कुछ कोई टॉपिक है प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने नहीं देखा है,
ठीक है, या आपने वो पढ़ा ही नहीं है अपने किताब में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आपको उस क्वेश्चन से सीखना है। कैसे सीखेंगे आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैंने पढ़ा नहीं था, तमिलनाडु बोर्ड के बुक में वो था ही नहीं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल, सर्च द टॉपिक एंड रीड अबाउट इट एंड मेक नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, वेरी कंसाइज नोट्स, ओके, तो वो बनाएंगे आप। तो ये 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहले स्पेक्ट्रम पढ़ने की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ ह्यूज बुक, बल्कि बुक, छोटी सी है दिखने में, बट इट्स बिग, यू नो, इट्स फैट, काफ़ी सारे पेजेस है। तो एक बार आप जब तमिलनाडु की जो ये बुक है, ये एक बार आप अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड बाय यू, ठीक है। तो फिर जब आप इस बुक को कवर करेंगे, स्पेक्ट्रम को, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू, आसानी से हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, ये 3 स्टेप, उसके बाद आप जाएंगे मॉक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना मिल रहा है, व्हाट इज़ योर स्कोर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो नॉलेज में गैप है, जो लूप होल्स है, वो आप फिल करें इसमें। कैसे? फिर सेम जैसे प्रीवियस से क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही आप एक मॉक टेस्ट सपोज आप लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपने देखा कि ये तो आपको पता नहीं है। अब पता नहीं है का 2 ही रीज़न हो सकता है, कि पहला तो ये है कि आपने पढ़ा था और आप भूल गए हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कैसे करना है, आपको जानना है कि रिवीजन कैसे करना होता है इफेक्टिवली कैसे। तो उसके लिए इफ़ यू वांट, आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर दैट, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ओके, सो सेकंड थिंग, आपको पता नहीं है क्योंकि बिकॉज आपने वो पढ़ा ही नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, या तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक में भी नहीं थी और स्पेक्ट्रम में भी नहीं थी। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सोल्यूशन देखना है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो आपको देखना है। उससे अगर आपको लगता है कि ये आपको मतलब शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन है या ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि आप यू ऑलरेडी डन प्रीवियस क्वेश्चंस, राइट। तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक है, सपोज ट्राइबल रिवॉल्ट्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चंस आते भी है, और आपको पता नहीं है इसके बारे में, और कहीं पे आपको मिला भी नहीं इसके बारे में, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट, तो उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। आप अपने नोट्स में उसको लिखेंगे। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, अब वो भी एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को बहुत टेंशन होती है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर नोट्स। आप साइड में उधर ही लिख लीजिएगा अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज हाईलाइट द बुक, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप 2024 में देख रहे हैं इस वीडियो को एंड यू आर प्लानिंग टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। 2025 में अगर आप पढ़ रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट ओनली गो फॉर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप जाएंगे, स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। स्टेप 1 में यू विल ओमिट द तमिलनाडु बोर्ड बुक हियर, ओके। फिर स्टेप 2 में आप प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे सेम, एंड स्टेप 3 में आप मॉक टेस्ट करेंगे, ओके। ये इसलिए क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है अब, पर आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट अर्ली, और अगर आप स्टार्ट अर्ली कर रहे हैं देन आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी पढ़े, ठीक है। तो ये था सोर्स, ओके। सो दीज वर द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स, ओके। प्रीलिम्स हो गया सॉर्टेड। अब मेंस के लिए क्या करें, प्रीलिम्स तो बता दिया मैंने, क्या मेंस के लिए कुछ और अलग से पढ़ना है? तो मेंस के लिए आपको पढ़ना है, पहले तो एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं, विल गो टू क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस अगर आप देखें तो वेल डिफाइंड है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि इट्स नॉट वेल डिफाइंड, पर यहाँ पे अगर हम देखें, दीज आर द पॉइंटर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। सो GS 1 में आता है, ये GS 1 पेपर में। तो दीज आर द पॉइंटर्स कि मिड 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट, तो मिड 18th सेंचुरी से आज तक जो भी है वो पूछा जाएगा। उसमें भी क्या, सिग्निफिकेंट इवेंट्स पूछा जाएगा आपसे, पर्सनैलिटीज़ पूछी जाएगी, एंड इश्यूज़, बस ये 3। तो बेसिकली अगर आप देखें, दीज आर ऑल थीम्स, ठीक है, ये सारे थीम्स है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल का भी क्या, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके, कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये है सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो उसमें क्या आता है, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विथ कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री। तो बस यही सब पूछा जाता है। सो 3 पॉइंट्स है, इसमें भी आपको वेरी क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें मेंस के, देन यू विल सी दीज थीम्स दे आर रिपीटेड। तो ऐसा नहीं कि अचानक कुछ आ गया, मतलब कभी कुछ पूछा ही नहीं है तो अचानक से कुछ पूछ दिया, पर अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर, आपको रियलाइजेशन होगा कि ये सारे थीम्स है और ये सारे थीम्स से प्रश्न पूछे जाते हैं एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं।
तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपने सिर्फ यही इन पॉइंट्स और इन थीम्स के अराउंड अगर आपने अपने नोट्स बनाए तो हो जाएगा। और कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, वो भी अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सोर्सेस अगेन, तो सोर्सेज में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, वही तमिलनाडु बोर्ड वो एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, वही पढ़ना है। क्या मेंस के लिए अलग से पढ़ेंगे? नहीं। जब आप पढ़ेंगे पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री, आप दोनों के लिए पढ़ेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस एक साथ पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड वे में। तो उसमें से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हो गई प्रीलिम्स के लिए, और जो थीम्स जो आप आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन पेपर्स देख के, वो हो गए मेंस के लिए, ठीक है। उनके लिए लेकिन नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि क्या होता है, जो बुक में जैसे रहता है क्वेश्चंस वैसे नहीं आ रहे आपके मेंस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीम वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। हाउ टू यूज द सोर्सेज, पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या होगा, आप थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। थीम्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप वन पेजर नोट्स बनाएंगे, ओके। सो वन पेजर नोट्स में अब क्या होगा कि एक थीम है, सपोज गांधी जी के बारे में, वो एक थीम है एंड दैट इज रिपीटेड थीम वो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गांधी जी के जो सारे डायमेंशंस है उनको कवर कर लेंगे। डायमेंशंस कैसे आपको पता चलेंगे, वो पता चलेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो हो गया, तो उससे आप वन पेजर नोट्स बनाएंगे। वन पेजर नोट्स जो पहला स्टेप था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे आपके नोट्स और जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं कभी भी, कुछ ऐसे थीम्स भी है, तो उनको पढ़ना है, ऑफ कोर्स पढ़ना है, लेकिन उनके भी नोट्स आपको वन पेजर हिसाब से ही बनाने हैं जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बनाए हैं, ठीक है। सो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके सारे थीम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं, जो नहीं भी पूछे गए हैं, सारे हो जाएंगे, ठीक है। सो यू आर डन फॉर मेंस ऑल्सो, ओके। तो इसके बाद जो एक तीसरा स्टेप है वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जो आंसर राइटिंग आप करेंगे मेंस के लिए वो है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट, क्योंकि मेंस में इतना कुछ डिफरेंट होता नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे थीम्स जिनके बारे में आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस ही यहाँ पे पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो आप जब आंसर राइटिंग करेंगे आपको फील होगा कि सब कुछ आता है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ थीम्स उनमें से इंटरकनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो तब क्या होगा, शायद आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपको करना क्या है कि आपको जो डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें प्रॉपर आंसर्स लिखे हुए होते हैं या आंसर सिनॉप्सिस होता है, तो वो आपको देखना है। वो देख के आपको समझना है कि क्या है, कि मैं कैसे इसको कनेक्ट करूं। मैंने ये तो पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ए और बी दोनों पढ़े, पर जब एक साथ पूछा जाता है उसको कैसे कनेक्ट करके कनेक्ट करके लिखे हम, तो वो आप सीखेंगे इसमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एक आध पॉइंट्स शायद या थीम्स शायद रह गए हैं जो आपको कहीं पे नहीं मिले हैं, कहीं आपने कवर भी नहीं किए, पर आपको यहाँ पे मिल गया, देन यू लर्न फ्रॉम दैट, ओके। एंड आप नोट्स वहाँ से बनाएंगे। एंड नोट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट मेक प्रॉपर एकदम वैसे लंबे लंबे नोट्स। वो क्या होता है कि जनरली आप पढ़ते हैं कोई चीज़ तो उसी टाइम आप उसके नोट्स बनाते हैं, तो इन अ वे यू आर मेकिंग द सेम बुक अगेन, रेप्लिकेटिंग द सेम बुक। तो आपका जो नोट्स होता है वो बिल्कुल बुक जैसा ही होता है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट रीडिंग करेंगे तब आपको नहीं बनाने हैं नोट्स, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको अब ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तब नहीं बनाना है नोट्स। नोट्स कब बनाने हैं, जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ेंगे तब, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज तो करेंगे। जब रिवाइज करेंगे तब आपको बनाने हैं नोट्स। और नोट्स भी जैसे मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी जो या तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसके लिए आपको नहीं बनाने हैं नोट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही कॉम्पैक्ट नोट्स फॉर्म में है। तो आप बस हाईलाइट कर लीजिए, कुछ नया मिलता है तो साइड में पेज में लिख लीजिए, तो बस वही करना है आपको। पर मेंस के आपको नोट्स बनाने हैं वन पेजर, एक पेज से ज़्यादा नहीं, एंड वो भी सेंटेंस में मत लिखिए, सिर्फ वर्ड्स लिखिए, ठीक है। ओनली की वर्ड्स, दोज विल बी योर नोट्स, ठीक है। एक पेज में एक एक थीम हो रहा है तो ऑलमोस्ट आपके सारे थीम कवर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस टू सी इफ़ यू लेफ्ट एनीथिंग, ओके। तो बस यही सब है। अगर आप ये करेंगे तो ज़ीरो टू हीरो आप बन जाएंगे इन मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, देन आई विल डू दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, अब जैसे मैंने नोट्स के ऊपर काफ़ी कुछ बोला है इस वीडियो में, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेमो देके बताऊं कि कैसे करें उसको, देन दैट ऑल्सो इफ़ यू वांट
राइट इन द कमेंट्स, आई विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, तो बस यही था ये लेक्चर, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम हियर। एंड आप मैं आशा करता हूँ कि फॉलो करते रहेंगे यूपीएससी उदय चैनल को, और जहाँ पे मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।